गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब। गर्मी बहुत है बाहर। आज बोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, but then I thought how we can make our students to sail in that boat in which we are hesitating to ride. What I believe is, beta, you should make discipline, consistency, hard work as a part of your life so that you guys can make every impossible possible with your efforts. ठीक है, तो मेहनत करो so that you can achieve whatever you want in your life with proper success, with proper full grades. You can do anything बेटा। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा आज है केमिस्ट्री +2 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा +2 क्लास का +2 का लेसन नंबर 2 है। पहले वर्ड्स की नॉलेज लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? वैसे तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो। व्हाट डज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डज केमिस्ट्री मीन्स? केमिस्ट्री इज समथिंग विच डील्स विद केमिकल्स। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम डील करेंगे समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो तरीके के सेल हम डील करते हैं। पहला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा आपको। जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप दोगे उतनी देर तक आपको केमिकल चेंज मिलता रहेगा। मींस द टाइम यू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक करंट योर सेल विल स्टॉप वर्किंग। मींस ये हमारा जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दिस इज अ नॉन spontaneous process। non-spontaneous process this is non-spontaneous process। दूसरा है बेटा कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितनी देर तक केमिकल पड़ा हुआ है सेल में उतनी देर तक केमिकल रिएक्शन अपने आप होता रहेगा। दैट मीन्स चेंज ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल मीन्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपने आप हो। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं। स्विच ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई शुरू होगा एंड सेल के अंदर केमिकल चेंज होना शुरू होगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेयर इज द अदर वन इज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होके अपने आप मिलेगी। जैसे कि आप स्पेस में जा रहे हो रॉकेट में, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से आपको एनर्जी मिलती है रॉकेट के अंदर। दैट इज फ्यूल सेल प्रोवाइड्स दैट स्पॉन्टेनियस एनर्जी टू द रॉकेट सो दैट इट कैन कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी हॉल्ट। ठीक है, तो दो तरीके के सेल है बेटा, एक में इलेक्ट्रिकल केमिकल, दूसरे में केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दोनों सेल होते कैसे हैं इन पे बात करते हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल। तीसरा नाम वोल्टिक सेल। एक ही सेल के तीन नाम। कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है ये सेल? ये सेल हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा बेटा आपको। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है
कि ये जो सेल है ये दो कंटेनर्स में सेटअप किया जाता है, दो कंटेनर्स में. फर्स्ट वन इज सेड एज ऑक्सीडेशन हाफ, द अदर वन इज सेड एज रिडक्शन हाफ. ठीक है, दो कंटेनर्स में सेल की सेटिंग होगी. फर्स्ट वन इज सेड एज ऑक्सीडेशन हाफ and the second one is a reduction half. Okay beta, oxidation half में in this container we have to put one electrode. suppose assume करते हैं ये electrode हमारा बना हुआ है zinc का. this electrode is made up of zinc which is solid, definitely a rod is there. ठीक है, जिस मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी मेटल के सॉल्ट का हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी देर में बताती हूँ क्या होता है. वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ ZnSO4 इनटू दिस हाफ. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ. रॉड जो हमने डाली इसके अंदर मेटल की, दैट इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक. एंड इसके अंदर जो मैंने लिक्विड डाला, जो मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. फाइन. दूसरी साइड में बेटा जो मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया, लेट दैट इलेक्ट्रोड बी मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को मान के चलते हैं हम कि ये कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है. तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे दैट विल बी 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस फॉर्म में होगा. ये सॉलिड स्टेट में है बेटा आपका इलेक्ट्रोड. नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनोड. वी कॉल इट एज एनोड. ठीक है, जो रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वी कॉल दैट एज कैथोड. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज whereas कैथोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज. फाइन. दो अलग अलग टब्स, दो अलग अलग कंटेनर्स, दोनों में अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड्स वी हैव टेकन एंड उन्हीं मेटल के सॉल्ट के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टेकन एंड देयर कंसंट्रेशन वी हैव फिक्स्ड एज 1 मोलर 1 मोलर. Now what will happen in oxidation half beta? What is firstly oxidation? Oxidation is loss of electrons, whereas reduction is gain of electrons. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें इलेक्ट्रोड है हमारा जिंक. ये आफ्टर लूजिंग 2 electrons will convert into Zn2 positive. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ है तो ऑब्वियसली इस हाफ में बेटा ऑक्सीडेशन ही होगा. तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, इस इलेक्ट्रोड का. समय के साथ ये इलेक्ट्रोड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इटसेल्फ विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव आयंस. ये Zn2 पॉजिटिव आयंस किस में आना शुरू हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी हमारे पास कौन पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वी हैव जिंक सल्फेट. मींस इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी जिंक के आयंस पहले पड़े हैं, साथ में सल्फेट आयंस भी घूम रहे. Already we were having zinc and sulfate ions in the electrolyte, but when the cell will start working, this electrode will start dissolving. ये electrode dissolve होने के बाद इस पे होगी oxidation. Oxidation is loss of electrons. तो zinc आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके will convert into Zn2 पॉजिटिव आयंस. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा ये समय के साथ क्या होना शुरू होगा, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग. ये पतला होना शुरू हो जाएगा, समय के साथ डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन. पूरे का पूरा रॉड हमने लिया था, but with time it will start
डिसॉल्विंग, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है। इस पे से Zn2 पॉजिटिव आयंस हमें इलेक्ट्रोलाइट में मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बने वो इस वायर के जरिए बेटा मूव होके दूसरे हाफ में जाएंगे। तो यू हैव टू कनेक्ट दिस हाफ विद दिस हाफ थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। बीच में आप लगा दो इसके एक एमीटर। व्हाट इज एमीटर? व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर बेटा? एमीटर helps to measure the current. This is ammeter. करंट की मेजरमेंट करेगा। ऑब्वियसली इधर से इधर मूव होके 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं 10 से बढ़ते आ रहे हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रेवल करता है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन they are moving from anode to cathode, definitely current will travel in this particular direction. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एक हाफ से दूसरे हाफ में मूव होके आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वायर में, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, होपफुली यहां तक पता चला होगा। अब दूसरे हाफ में चलते हैं बेटा। दूसरे हाफ में चल रहा है हमारे पास रिडक्शन। What is the reduction? That is gain of electrons. अब gain of electrons तो है बेटा, but electrons gain कौन करेगा? What will happen? इस बार हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में कौन पड़ा हुआ है? कॉपर सल्फेट। एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में कभी भी सॉल्ट इंटेक्ट नहीं रहता, वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। It will split up to produce copper 2 positive plus SO4 2 नेगेटिव आयंस। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस, दे आर रनिंग हियर एंड देयर कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, अब उधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत किसी है? किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? मेरे हिसाब से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बिकॉज इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस भी आयन पे प्रेजेंट होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। ठीक है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव विल पिक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट इज रिसीविंग फ्रॉम द अदर हाफ एंड विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, मींस दिस इज द रिडक्शन हाफ। द इलेक्ट्रोड इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द इलेक्ट्रोड, सॉरी, द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस घूम रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद विल कन्वर्ट इनटू कॉपर एंड विद टाइम ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये थोड़ा इसका वर्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो डिसॉल्व हुआ था, इस पे डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस पे डिपॉजिट होना शुरू होगा कॉपर, उसमें से डिसॉल्व होके जिंक वाज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यहां से आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के न्यूट्रल कॉपर में तब्दील होके इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। इसका मतलब इस हाफ में कौन से आयंस समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं? SO4 2 negative ions. Negative ions are increasing. जैसे जैसे सेल काम करते जाएगा वैसे वैसे इस हाफ में नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे एंड इस हाफ में बेटा कौन सी आयंस बढ़ते जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमारे पास सेल की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। इस हाफ में पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बढ़ते जाएंगे, इस हाफ में नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बढ़ते जाएंगे। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे पास एक और चीज इस सेल में लगाई जाती है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब एक नई चीज यहां पे इंट्रोड्यूस की जाएगी इसी सेल में, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? एक ग्लास ट्यूब होती है बेटा जिसके अंदर इनर्ट सॉल्ट्स डाले जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं डाल दूं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर FI सिल्वर क्लोराइड, ऐसे सॉल्ट्स जो न्यूट्रल फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या? दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। इसमें से हमारे पास इधर बढ़े हैं पॉजिटिव आयंस, तो हमारे पास सोडियम will split into Na positive Cl negative। इस हाफ को जरूरत है नेगेटिव आयंस की, मींस इस हाफ के अंदर
हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड वो जाके जिंक को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। योर जिंक विल कन्वर्ट इनटू ZnCl2। तो 2 मोल क्लोराइड आयंस इस सॉल्ट ब्रिज में से ट्रेवल होके इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएंगे एंड क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास बढ़ते हुए Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं उनको क्लोराइड आयंस जाके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ताकि सेल की वर्किंग टिल द एंड, जब तक पूरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक सेल की वर्किंग पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने से सेल की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज, इट न्यूट्रलाइजेस बोथ द हाफ्स। इधर पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे थे, इधर सप्लाई कर दिए नेगेटिव आयंस, ऑब्वियसली उधर नेगेटिव आयंस बढ़े हुए हैं तो उधर किस चीज की सप्लाई देगा आपका सॉल्ट ब्रिज, उधर है SO4 2 नेगेटिव आयंस, दैट मींस उधर चले जाएंगे सोडियम आयंस, Na पॉजिटिव आयंस which will neutralize the sulfate ions and your sulfate ions will convert into Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो दोनों हाफ्स न्यूट्रलाइज करने का काम करता है आपका सॉल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन बेटा, इट कंप्लीट्स द सर्किट एज वेल, इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेकंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज इट कंप्लीट्स द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। Firstly, I'm repeating, it neutralizes both the halves of the cell. Secondly, it completes the circuit. Salt bridge एक कांच की ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट सॉल्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा दोनों हाफ्स में हमारे पास एक में पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, एक में नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे। उन आयंस को बढ़ने से रोकने के लिए, ताकि सेल आपका ढंग से काम कर सके, सॉल्ट ब्रिज आयंस की सप्लाई देता है ताकि दोनों हाफ न्यूट्रलाइज होकर ढंग से काम कर सके। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा। जब तक ये इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, पूरा कंज्यूम नहीं होगा, तब तक इस सेल में केमिकल यूज होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको स्पॉन्टेनियसली मिलती रहेगी। सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दो कंटेनर्स में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ का दूसरा नाम एनोड हाफ भी लिख सकते हो, रिडक्शन हाफ का दूसरा नाम बेटा जी कैथोड हाफ भी लिख सकते हो। So this is your electrochemical cell which converts chemical energy into electrical energy spontaneously. Spontaneously, it is a spontaneous cell. Another name to electrochemical cell is galvanic cell or voltaic cell. ठीक है, दो अलग कंटेनर्स में होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन एंड बाकी हाउ टू फाइंड इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल पे कैसे धीरे धीरे इफेक्ट होगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो सब कुछ धीरे धीरे डील करते हैं। पहले आपको सेल की टाइप बताई कि एक सेल जो आप डील करोगे दैट इज दिस वन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल, एंड द अदर वन बेटा जो आप डील करोगे इस चैप्टर के अंदर सेल को, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ही कंटेनर में होता है, एक ही कंटेनर में बनेगा, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स लगेंगे बेटा जी, दोनों इलेक्ट्रोड्स। एनोड पे एक चीज और याद रखें, एनोड पे हमेशा ही कोई सा भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, उस सेल में हमने एमीटर लगाया था। एमीटर क्यों, क्योंकि वहां पे हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ रही थी, वो बना के दे रहा था हमें। वी वर जस्ट चेकिंग कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, दैट्स व्हाई वी हैड इंट्रोड्यूस्ड एमीटर इन दैट टाइप ऑफ सेल। बट इन दिस वी हैव टू पुट अ बैटरी। यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी विद अ स्विच। ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस बार आपके एनोड पे कौन सा चार्ज रहेगा बेटा, योर एनोड विल बी कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड
एनोड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, whereas negative terminal is connected to cathode. That means your cathode will carry a negative charge. Positive anode oxidation. The anode will be carrying a positive charge and oxidation will occur at anode in your electrolytic cell. Okay, I haven't written the name of the cell. This is electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है बेटा ये, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच ऑन करोगे तो इसकी वर्किंग शुरू होगी, स्विच ऑफ कर दोगे तो वर्किंग बंद हो जाएगी. दैट मीन्स दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल. दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, अपने आप काम नहीं करेगा. When we allow the cell to work, it will start working. When we make it stop, it will stop working. इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा. Electrolyte, for example, I have put 1 molar sodium chloride solution into it. मैंने इसके अंदर aqueous form में सोडियम क्लोराइड डाला, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आयंस किसके होंगे बेटा, Na positive, Cl negative. Opposite charges they attract each other. If opposite charges they attract each other, तो बेटा एनोड पे कौन जाएगा, एनोड के पास कौन जाएगा. एनोड is carrying what charge, it is carrying a positive charge. That means chloride ions will move towards anode, will go there. What happens at anode, oxidation. Always oxidation occurs at anode. वहां पे जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, वहां पे दे देगा and will convert into chlorine atom. अब क्लोरीन being a gas never exists in atomic form. That means इसको बैलेंस करें, इसको बैलेंस करोगे you will get this. इसका मतलब हमारे पास क्लोरीन गैस you will get at anode. एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी. Then what about कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे जाएगा आपका कौन, पॉजिटिव आयंस. कैथोड, कैथोड पे जाएंगे आपके Na पॉजिटिव आयंस, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किया उसको गेन करके विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल सोडियम एंड वो इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट. ठीक है बेटा, तो हमारे पास अल्टीमेटली इफ यू गाइज हैव ऑब्जर्व्ड के दोनों सेल्स में, एक और सेल होता है कंसंट्रेशन सेल, उसकी बात बाद में करते हैं. मेन सेल जो आपने यहाँ पे डील करने हैं दोज आर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. दोनों सेल में कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, दोनों सेल्स में वी आर हैविंग रिडॉक्स रिएक्शंस अकरिंग. दोनों सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, रिड मींस रिडक्शन. What is a reduction? Reduction is gain of electrons. Gain of electrons या gain of hydrogen, ये छोटी क्लासेस की डेफिनेशन है, या loss of oxygen. This is what we say reduction to be. Reduction is major, आपने जो +1 में किया that is gain of electrons. इसका मतलब जिस सब्सटेंस की बेटा रिडक्शन होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा. कोई भी सब्सटेंस जिसके रिडक्शन हो रही है उस पे पॉजिटिव चार्ज विद टाइम विल डिक्रीज एंड नेगेटिव चार्ज विद टाइम विल इंक्रीज. फॉर एग्जांपल इफ आई से क्लोरीन, क्लोरीन की रिडक्शन करवानी है, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 277. इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके आटोम शेल में बन जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया. तो इस किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का कम होना. फॉर एग्जांपल मेरे पास था Mg2 पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, विल कन्वर्ट इनटू Mg पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज का कम होना, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना. दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व के यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन अल्टीमेटली है क्या, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे किसी भी सब्सटेंस किसकी रिडक्शन हो रही है, उस पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा लाइक हेयर, एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा लाइक हेयर. So this is a reduction, and the second term that we are dealing over here is oxidation. What is oxidation, beta ji? Oxidation is loss of electrons. Oxidation is लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ऑक्सीडेशन फर्स्टली इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेजर डेफिनेशन आप जिसके साथ डील करोगे, यू हैव डन द होल कॉन्सेप्ट इन +1, या आप कह सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ये हमारी कहानी है ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन इससे उल्टा चलेगा, समय के साथ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा मीन सब्सटेंस की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. समय के साथ नेगेटिव चार्ज बेटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो सब्सटेंस की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. तो ये दिमाग में रखो, किसी एक को फिट कर लो माइंड के अंदर. जैसे कि सोडियम था, आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन. positive charge का बढ़ना. Magnesium we were having, magnesium converts into Mg positive force. It loses one electron. After losing one electron, if it loses one more electron, it will, if lose one more electron, it will convert into Mg2 positive. दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ. पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओनली देन यू विल बी एबल टू डील विद दिस चैप्टर. ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में और कौन सी टर्म्स के साथ आप डील करोगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन होगी. एंड रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज साइमल्टेनियस इन नेचर. साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेसेस होते हैं. किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन ही होगा. अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो दूसरा ऑब्वियसली वहां पे कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला भी फॉर श्योर पड़ा होगा. ठीक है बेटा, तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानने के बाद डिस्कस करते हैं कि और कौन सी टर्म्स के साथ इस चैप्टर में हम डील करेंगे. द फर्स्ट वन इज ओम्स लॉ, जो कि सभी ने 10th में भी किया हुआ है. ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सेज कि अगर आप टेम्परेचर को रखोगे कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, the current flowing in a circuit is directly proportional to potential difference applied across its two ends. ठीक है, तो क्या बोला, keeping the temperature to be constant, current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across its टू एंड्स. मतलब कि जैसे जैसे बैटरी बड़े करते जाओगे, एक सेल लगाया, बैटरी में पोटेंशियल जितना है उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी हैविंग करंट. आपने बैटरी बड़ी कर दी, 2 सेल लगा दिए जिससे कि पोटेंशियल बढ़ा. पोटेंशियल बढ़ने से डेफिनेटली करंट विल आल्सो इंक्रीज. बैटरी और बड़ी कर दी, बैटरी और बड़ी करने से पोटेंशियल और बढ़ेगा, पोटेंशियल और बढ़ने से करंट और बढ़ेगा. तो जैसे जैसे बेटा पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, करंट विल कीप इंक्रीजिंग. Who told you this thing? That is Ohm's law. टेम्परेचर पर कांस्टेंट रखना मैंडेटरी है. Ohm's law ने फॉर्मूला दिया, V is equals to IR. This is potential, this is current, this is resistance. ठीक है, पोटेंशियल के यूनिट्स वोल्ट, करंट के यूनिट्स एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस के यूनिट्स बेटा ओम. ठीक है, तो हमारे पास ये ओम्स लॉ आया सबसे पहले, जो कि आपने 10th में किया हुआ. ठीक है, तो यहां से जो नई टर्म जिसके साथ ज्यादा हद तक डील करोगे, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस. अगली टर्म
जिसके साथ यू गाइस विल बी डीलिंग इज रेजिस्टेंस। वो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इसी फॉर्मूले में से अगर निकाल लोगे तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। दैट इज रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू दैट ऑफ करंट, दो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओम्स लॉ। एक पर्टिकुलर सर्किट में जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस अपने आप ही कांस्टेंट होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस नाइदर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल नॉर ऑन करंट। हालांकि इसके फॉर्मूले में आ रहे हैं, बट इन दोनों में से किसी पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है बेटा? रेजिस्टेंस हमारे पास है क्या? रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल है। दिस इज ऑब्स्टेकल, दिस इज ऑब्स्टेकल किसके रास्ते में? करंट के रास्ते की रुकावट। इट इज ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, इन द obstacle in the flow of current, in the flow of current, करंट के रास्ते की रुकावट है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन करोगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L अपॉन ए की एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे। L अपॉन ए क्या रहता है? L अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। इसको G स्टार के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जितनी लेंथ ज्यादा वायर की उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा, जितनी तार मोटी ज्यादा उतनी, जितना एरिया ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। लंबे डिस्टेंस पे करंट को ट्रेवल करवाना है तो तार मोटी यूज करोगे। दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस इज सेइंग, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ अपॉन एरिया हैज एन अदर meaning as well, we call it as cell constant G star। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा बेटा, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा रो L अपॉन A। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया। यूनिट्स क्या है बेटा रेजिस्टेंस के? यूनिट्स साथ साथ याद किया करो, दैट इज ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट्स है हमारे पास ओम। ओम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद अगली टर्म वी हैव गॉट दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहां से क्या आएगी? व्हाट विल बी योर रेजिस्टिविटी नाउ? रेजिस्टिविटी हमारे पास रो के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, वहां से आई। उसी फॉर्मूला को रीअरेंज करो, यू विल गेट योर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। अब रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस इज। बच्चे सारी एजुकेशन खत्म कर लेते हैं, हमको रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं पता चलती। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of that conductor whose length is 1 unit, whose length is 1 unit, 1 unit। ये यूनिट सेंटीमीटर हो, मीटर हो, पिकोमीटर हो, नैनोमीटर हो, कुछ भी हो, इट शुड बी 1 यूनिट। मतलब आपने मैग्नीट्यूड फिक्स कर लिया। जब आप रेजिस्टिविटी के साथ डील करोगे, मैग्नीट्यूड आपके सेल की लंबाई कितनी होगी? दैट विल बी 1 यूनिट। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लोगे बेटा? लेंथ होगी आपकी। नेक्स्ट इज एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर। सेम ही यूनिट आप लोगे, सेंटीमीटर इधर लिया तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर लिया तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर कोई भी यूनिट आप डिस्टेंस के ले रहे हो उसका स्क्वायर आ जाता है हमारे पास एरिया में। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है बेटा।
बट कैसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, लेंथ 1 यूनिट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 यूनिट स्क्वायर। अब तार यहां से गोल है, अगर आपको एरिया नहीं दे रखा तो हाउ यू गाइस विल बी एबल टू फाइंड द एरिया, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वायर इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टिविटी में एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि रेजिस्टिविटी में एरिया फिक्स्ड है, दैट इज 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आ गई हमारे पास इज द रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर। अब इसके यूनिट्स यहीं से बताओ बेटा, रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम, एरिया के यूनिट सपोज मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, लेंथ के यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर काटा, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ योर रेजिस्टिविटी, इट विल बी ओम मीटर, इट कुड बी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी आप लेंथ के या एरिया के यूनिट्स लोगे दैट विल डिफाइन योर यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बट डू रिमेंबर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टेंस इटसेल्फ, ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी होगी, यूनिट्स होगी इनके। आफ्टर दैट वी हैव अनदर टर्म दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डोंट इंटरमिक्स जी विद जी स्टार। जी स्टार वाज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमारे पास क्या था, लेंथ अपॉन एरिया। अभी करके हटियो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू A upon L, that is 1 upon A upon L क्या होगा, that will be 1 upon G star, 1 upon G star, that means rho will be is equals to R upon G star. ठीक है, and what was your R is equals to rho into G star. ठीक है, साथ साथ फॉर्मूले करते जाओ। G स्टार क्या है, G स्टार है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किस किस की रेशियो है, लेंथ टू दैट ऑफ एरिया की रेशियो इज सेल कांस्टेंट, दैट इज योर जी स्टार। सारे फॉर्मूले साथ साथ प्लीज करते जाओ। आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन सेल कांस्टेंट। अब नई टर्म है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस बेटा, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी किसी भी सर्किट की उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कम। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा जी यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, इट्स यूनिट्स विल बी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और नाम देते हैं हम यहाँ पे, ohm inverse is also said as mho, ohm inverse is also said as Simons. ठीक है, साइमंस, तो इसकी जगह पे आप कैपिटल एस भी लिख सकते हो ओम इनवर्स की जगह पे। यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल जी। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, कंडक्टेंस के बाद बेटा अगली टर्म दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट होती है बेटा जी कापा के साथ। कापा इज अ सॉर्ट ऑफ के, यू कैन से कापा, कापा, कापा से रिप्रेजेंट करते हो आप किसे, कंडक्टिविटी को। अब कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टेंस थी ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ कितनी 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 यूनिट स्क्वायर। सेम वे आपके पास कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी हमारे पास होगी कंडक्टेंस, ऐसे कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी
कंडक्टेंस होगी एक ऐसे कंडक्टर की, कंडक्टेंस होगी एक ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ कितनी 1 यूनिट, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा 1 यूनिट स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 यूनिट स्क्वायर. So what is conductivity? It is the conductance of a conductor whose length is 1 unit and area of cross section is 1 unit square. कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हो किसके साथ, कापा के साथ. ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या थे बेटा ओम मीटर. यहाँ पे कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे बेटा, व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर योर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के यूनिट्स, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या थी, दैट वाज ओम मीटर. यहां से उठा के ऊपर ले लो, कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या बनेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम हमने क्या बोला, ओम इनवर्स क्या होता है साइमन मीटर इनवर्स could be units of your kappa, that is kappa क्या है, kappa is your conductivity. ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया बेटा. अब है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके साथ डील करोगे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मार्क इट इंपॉर्टेंट. मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किसके साथ, लैम्डा एम के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टेंस, इट इज conductance of an electrolyte containing कितने, containing 1 mole, containing 1 mole of ions. कितने आयंस हो, ये कंडक्टेंस होती है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें कितने आयंस पड़े हो 1 मोल. मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस पड़े हो 1 मोल आयंस पड़े हो, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा किसके साथ रिप्रेजेंट की जाती है, लैम्डा एम होगी किसके बराबर, इट इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन concentration, that is molarity, molarity. So molar conductivity is conductivity into 1000 upon concentration. term कौन सी यूज की, molarity, molarity. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज आई, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी के क्या कहते हैं, यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट वर द यूनिट्स फॉर योर कंडक्टिविटी, साइमन मीटर इनवर्स. एंड मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम अगर हम मीटर क्यूब में लिख लें, चलो साथ साथ करते हैं. हमारे पास ये कापा किसके बराबर आया, साइमन मीटर इनवर्स इनटू 1000. नीचे है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर. लीटर अगर वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में लिख दें तो हमारे पास मीटर क्यूब, मोल पर लीटर मतलब हमारे पास मीटर क्यूब उठ के जाएगा ऊपर, ये कटेगा इसके साथ, यू विल बी हैविंग साइमन मीटर स्क्वायर. मोल नीचे से उठ के ऊपर गया, इट विल बी मोल इनवर्स. So what are the units for your molar conductivity? यूनिट्स पे बहुत फोकस रखा करो बेटा. कई बार न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम अगर हमें पता ना चले कि व्हाट इज गिवन, तो यूनिट्स हेल्प्स यू आउट टू डिफरेंशिएट के क्या क्या गिवन है. यूनिट से पता चल जाता है कई बार आपको कि हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है. ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की जिसके अंदर 1 मोल आयंस पड़े हों, 1 मोल. देन व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा. अगली टर्म है इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हो लेमडा विद सबस्क्रिप्ट ई, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल आयंस से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस होंगे आपके पास। सो इट इज द कंडक्टेंस, it is the conductance of an electrolyte containing 1 gram equivalent ions, ठीक है। कितने आयंस हैं, containing 1 gram equivalent ions। इसका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा बेटा, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता ही होगा मोलर कंडक्टिविटी से, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू कापा, दैट इज कंडक्टिविटी, इन 2000, उसमें नीचे मोलैरिटी था, इसमें क्या आ जाएगा बेटा जी, नॉर्मेलिटी। दिस इज नॉर्मेलिटी। उसके यूनिट्स क्या थे, उसमें उसमें हमने यूज किया था क्या, we use molarity, इसमें we are using normality, that is the difference, ठीक है। compare them, this is molar conductivity kappa in 2000 upon molarity, this is kappa in 2000 upon normality। units क्या आए थे, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पे खुद बनाओ क्या बनेंगे, it will be साइमन, हाँ जी, मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पर मोल की जगह पे पर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है बेटा। ओके, अब हमारे पास व्हाट विल बी, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने चैप्टर 1 में किया। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होते हैं हमारे पास, यहाँ पे बात करोगे नंबर ऑफ आयंस की टर्म्स में बात करोगे एन फैक्टर, तो हमारे पास एन इज इक्वल्स टू, सॉरी, lambda is equals to lambda m upon n factor। n factor we have done in detail in previous chapter, वहां से उठाना, वैसे नंबर ऑफ आयंस रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स, जो मेजर टर्म्स आप इस चैप्टर में डील करोगे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, Ohm's law, resistance, resistivity, conductivity, conductance, cell constant, then as we have done with मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सारी टर्म्स पे हमने पूरी डिस्कशन विद द यूनिट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। यस, 2 मेजर टर्म्स हमारी जो कि चैप्टर के शुरू में डिस्कस होनी चाहिए थी, दैट इज व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, हालांकि पता होता है क्योंकि हमने +1 में डिस्कस कर रखी हैं ये टर्म्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेटा 2 तरीके के होते हैं। पहली चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब उनका अल्फा जो है वो तकरीबन 100% रहता है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि आपको टूटने के बाद कितने आयंस देगा। आपने HCl लिया, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल शो यू 100% डिसोसिएशन, मतलब इसका अल्फा 100% हो सकता है। देन नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन CH3 COOH, this is acetic acid, I have taken that is formic acid, formic acid is HCOOH, ठीक है। तो मेरे पास एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, दीज आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे शो पार्शियल डिसोसिएशन। इनमें जो अल्फा की वैल्यू होगी वो काफी छोटी रहती है, कई बार 5-6% यहीं तक भी रहती है, तो काफी छोटी वैल्यू होती है अल्फा की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दे शो पार्शियल डिसोसिएशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे शो कंप्लीट डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारी सारी टर्म्स हुई। अभी बात करते हैं आगे, लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। तो बेटा यहाँ पे डिस्कशन के बाद ऐसा करते हैं, एक बार सारे के सारे फॉर्मूले
रिवाइज कर लेते हैं। पहले बात की थी ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वाज V इज इक्वल्स टू आई आर। उसके बाद बात की बेटा हमने दैट वाज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फॉर्मूले सारे एक शीट पे लिख लिया करो, न्यूमेरिकल इजी हो जाते हैं करने में। रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला जो यूज करोगे R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, L अपॉन ए किसके बराबर G स्टार रो इनटू G स्टार, G स्टार इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, देन कम्स रेजिस्टिविटी, resistivity, resistivity is rho is equals to R A upon L, means it could be a rho is equals to resistance upon cell constant। उसके बाद बेटा हमने बात की कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कैपिटल G इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ R। यूनिट्स हमने ऊपर रह गए, व्हाट वर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस ओम, व्हाट वर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी ओम, मीटर, ठीक है। यूनिट्स भी साथ साथ डालते जाओ। व्हाट वाज कंडक्टेंस, दैट वाज ओम इनवर्स, यूनिट्स में आएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। देन इज कंडक्टिविटी, conductivity, conductivity is reciprocal of kappa से represent is reciprocal of resistivity। यूनिट्स क्या रहेंगे बेटा, resistivity के यूनिट्स थे ohm inverse, meter inverse, could also be written as Simon meter inverse। उसके बाद बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity, molar conductivity will be lambda m is equals to kappa in 2000 upon molarity, units क्या आए थे, Simon meter square, mole inverse, quite important। then उसके बाद equivalent conductivity, equivalent conductivity which is lambda E is equals to kappa into 1000 upon normality। यूनिट्स क्या बने बेटा यहाँ से, is equals to Simon meter square ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, दोनों में रिलेशन lambda E is equals to lambda m upon n फैक्टर, ठीक है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस को रिप्रेजेंट करता है। सेल कांस्टेंट हमने बात कर ली थी, सेल कांस्टेंट हमारे पास लास्टली वी वर हैविंग सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट हमारे पास आया था L अपॉन ए अगर किसी वायर का फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। तो इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, लेंथ के यूनिट्स मीटर, एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर, मींस मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, लाइक दैट। तो ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जो अभी हम करके हटे हैं अलोंग विद देयर यूनिट्स, ये होगी बेटा बात, ठीक है। ये पता होने बहुत जरूरी है ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकें। सो लेट्स सी फ्यू न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट वन इज द कंडक्टिविटी, क्या दे रखे आपको, कंडक्टिविटी of 0.20 molar KCl solution at 298 Kelvin is this much। तो यूनिट्स चेक करो, वैसे तो उन्होंने कंडक्टिविटी बोल ही दिया, सो दैट मीन्स दिस इज योर कंडक्टिविटी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज योर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कौन, आपकी कापा, ठीक है। ये क्या है, मोलैरिटी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकाल के दे, सब कुछ तो गिवन है, जस्ट पुट इन ऑल द वैल्यूज, कापा यू हैव इन 2000 अपॉन मोलैरिटी, यू विल गेट योर आंसर। तभी सारे के सारे फॉर्मूले बेटा शॉर्ट लिस्ट किया करो, कोई भी टॉपिक करके हटते हो एक पेज पे सारे फॉर्मूले उनके यूनिट्स, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल इजी होंगे, यहीं से आपके एमसीक्यूज में हेल्प आउट होगी आपकी। सारा कुछ एक शीट पे शिफ्ट कर लिया करो फॉर इजी गो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेइंग
दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, तो क्या दे दिए बेटा आपको पहली चीज, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, पीछे मोलर है मींस मोलैरिटी दे दी, दिस इज मोलैरिटी, इज दिस मच, तो यूनिट देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या दे दिया, एक सेल की रेजिस्टेंस और उसकी कंसंट्रेशन यू आर हैविंग, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेम ही सेल की कहते हैं अगर रेजिस्टेंस व्हेन फिल्ड विद, ठीक है जी, सेल की कंसंट्रेशन चेंज कर दी उन्होंने, KCl की कंसंट्रेशन प्रीवियसली इट वाज 0.1 मोलर, अब कंसंट्रेशन चेंज कर दी है, कंसंट्रेशन कहते हैं चेंज करने पे रेजिस्टेंस भी चेंज हुई, कितनी होगी, दैट इज 520 ओम, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी फर्स्टली, देन इज मोलर कंडक्टिविटी, कौन से सेल की, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज की उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, कापा मींस कंडक्टिविटी आपको पहले सेल की गिवन है, तो क्या क्या गिवन है बेटा, हमारे पास सेम ही सेल है, उस सेल में पहले KCl डाला, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, फिर उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, चेंज करके कंसंट्रेशन बनी, ये सेल सेम है तो क्या चीज सेम रहेगी, सेल कांस्टेंट विल स्टे द सेम, ठीक है, G स्टार की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सेल तो सेम ही है, उसी के अंदर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हाउ टू डील विद सच सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लें कि क्या क्या गिवन है आपको, सेम सेल है तो सबसे पहले फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आपने फाइंड आउट किया, दैट इज आपको कंडक्टिविटी दे रखी थी, आपको रेजिस्टेंस दे रखी थी, अभी करके हटे हैं, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस गिव्स यू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, इस सेल कांस्टेंट को यूज करके आप कंडक्टिविटी दूसरे सेल की फाइंड आउट करोगी, कौन सा सेल जिसकी कंसंट्रेशन है, सॉरी सेल सेम है, उसी सेल में कंसंट्रेशन चेंज किया तो सेल कांस्टेंट निकाली, आप उसको यूज करोगे टू फाइंड आउट कंडक्टिविटी ऑफ द इम्प्रूव्ड सेल, तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट हमारे पास था अपॉन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस इज योर कंडक्टिविटी, यहां से हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है, फॉर्मूले फिर से कह रही हूं, कॉपी में लिख लेना, इजीली यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, कंडक्टिविटी आ गई, सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल ले बेटा, फिर कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी निकालने के बाद मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कंडक्टिविटी इन 2000 अपॉन मोलैरिटी, सब कुछ गिवन था इसमें, ये हम निकाल चुके हैं, कंडक्टिविटी हमने यहां से निकाल ली, वी हैव टू पुट दैट ओवर हियर एंड we will get your molar conductivity, molar conductivity is equals to conductivity in 2000 upon molarity, अगर यहीं से वो आपको बोल दें कि इसी सेल की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करके दें, तो इसी सेल की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी बेटा, दैट विल बी लैम्डा एम अपॉन इसका एन फैक्टर, कौन से आयंस हैं इसके अंदर, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर आएगा 1, मींस आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सेम, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल खुद ट्राई करना, दिस इज ट्राई दिस अप बाय योर ओन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, व्हाट इज दिस, see the units, this is molarity, resistance कहते हैं हमने आपको दे दी, कहाँ पे दी, this is resistance, they have given us the resistance, they have given us the concentration, they have given us the diameter from where you can easily find out your radius and that will help you to find out the area, what is area, that is pi r square, that's why they have given you diameter, then they have provided you with length as well, इसका मतलब आपको G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट भी यहाँ पे दे दिया, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है रो, आपको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है बेटा कापा, एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज लैम्डा एम, ठीक है, ये न्यूमेरिकल खुद ट्राई करना, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहो आई कैन प्रोवाइड यू विद, बट आई prefer you guys to do this numerical by your own, solve it by your own because it is quite easy, so ये आपका solution है इस numerical का, हमने cell constant, resistivity, conductivity, molar conductivity, we have calculated everything, try by your own, this is just to check have you got the correct answers or not, ठीक है, ये हो गया बेटा
इसके बाद है हमारे पास वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है? वेरिएशन है कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ, या आप कह सकते हो विद डाइल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, आपके पास what was your conductivity? Conductivity was conductance कैसे इलेक्ट्रोलाइट की? जिसकी लंबाई 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर. So we can make it more easy that it is the conductance of 1 milliliter electrolyte. 1, ये भी तो वॉल्यूम हुआ ना बेटा, वहां पे भी वॉल्यूम ही निकाल लोगे. लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज length into breadth into height. Length into breadth is the area, that is 1 unit square into height, that is length. यहां से भी वॉल्यूम ही बना. अगर मैं बोलूं that conductivity is the conductance of 1 milliliter electrolyte, तो वो भी कंडक्टिविटी ही होगा, क्योंकि इसको हमने शॉर्टलिस्ट करके मिलीलीटर यानी कि वॉल्यूम में तब्दील कर दिया. ठीक है, ओके. अब आपके पास अगर 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस को हम क्या बोल लेंगे? कंडक्टिविटी. ठीक है, अब इसी को मैंने कर दिया अच्छा खासा डाइल्यूट. डाइल्यूट मैंने इसमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आई हैव एडेड वाटर टू इट. अगर मैंने इसको डाइल्यूट किया बेटा, तो अब कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, बाय डाइल्यूटिंग इट, what will be the effect on the conductivity of your electrolyte? क्या कहते हो, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करने से योर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. प्लीज, वाई? बिकॉज अगर आप इसमें पानी डालते जा रहे हो तो जो आपका 1 मिलीलीटर था, यहाँ पे जो आयंस घूम रहे थे, अब वो पूरे कंटेनर में घूमेंगे. मतलब के नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज. सारी कंडक्टिविटी की गेम ही नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है. तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ाने से व्हाट विल हैपन? कंडक्टिविटी विल डिक्रीज बिकॉज नंबर of ions per unit volume will decrease. Number of ions per unit volume will decrease, so conductivity definitely will decrease with increase in dilution or increase in volume. ठीक है बेटा, तो 1 मिलीलीटर था पहले, अब आपने उसमें अच्छा खासा पानी डाल के उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया. वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? विल डिक्रीज. अब बात करते हैं बेटा व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा एम क्या होगा? व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा का मतलब सेम ही है बेटा, चाहे ये वाला लैम्डा डाल दो, चाहे वो ये वाला लैम्डा डाल दो, दोनों लैम्डा ही है, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. ठीक है, तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वॉल्यूम उठ के जाएगा ऊपर. ओके, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी, क्योंकि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कापा के आ रहा है, देखें, एंड लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके आ रहा है बेटा? वॉल्यूम के भी आ रहा है. तो किसको उठाएं, किसको छोड़ें? अगर आप कंडक्टिविटी के बिहाफ पे निकाल लोगे मोलर कंडक्टिविटी, वो तो क्या हो रही थी? What was happening to molar conductivity with dilution? With dilution, your conductivity was decreasing. इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? डिक्रीज. ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होने से मोलर कंडक्टिविटी कम होगी.
तो किसको इंपॉर्टेंस दें दोनों फैक्टर्स में से? क्या कंडक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दें कि वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस दें? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े साइंटिस्ट को। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि मोर इंपॉर्टेंट इज वॉल्यूम. So molar conductivity increases with increase in volume. Molar conductivity increases with increase in volume. Lambda m increases with increase in volume. वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे वो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हो, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ेगी. क्या बढ़ाने से? वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसमें ऑलरेडी आयंस का काउंट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, बहुत सारे आयंस पड़े हैं इस कंटेनर में, बहुत सारे, ठीक है, बट उनको मूव होने की जगह यहाँ पे नहीं मिल रही है. जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे दे will be able to move easily. अगर वो easily move कर पाएंगे एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के इतने ज्यादा आयंस हैं दैट दे आर लाइंग क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ करीब करीब पड़े होने से दे वर नॉट बीइंग एबल टू मूव. अगर वो मूव नहीं कर पाने तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं पॉसिबल होगी इतनी. बट जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उनको स्पेस मिलेगी, स्पेस मिलने से मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्शन, मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेटली विल इंक्रीज. आयंस पहले ही थे यहाँ पे, तो डाइल्यूशन से, वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी. बट व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा बहुत छोटा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी आप पानी ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन CH3COH, जैसे ही यू हैव एडेड वाटर टू इट, पानी की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, काफी फेमस है पानी तोड़ फोड़ करने में. तो जैसे ही पानी डलेगा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, आयंस का काउंट बढ़ेगा बेटा. उधर आयंस का काउंट नहीं बढ़ा, उधर स्पेस मिली आयंस को दौड़ने के लिए, मोबिलिटी बढ़ी. इधर आयंस का काउंट बढ़ेगा, आयंस की गिनती बढ़ेगी. आयंस की गिनती जितनी बढ़ेगी उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी. सो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम. इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू भी हमारी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया. एंड व्हाट दैट ग्राफ इज, किसने दिया वो ग्राफ हमें? दैट ग्राफ इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? दैट इज बिटवीन लैम्डा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बेटा ये ग्राफ था. फॉर एग्जांपल ये KCl के लिए है. जैसे जैसे इधर को कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है, इधर को कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है डाइल्यूशन का बढ़ना. लिक्विड में कंसंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा. देखें यहाँ पे चेक करें, जहां पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वहां पे कंडक्टिविटी है इतनी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है. जब आपने इसके अंदर डाल दिया क्या, व्हेन यू हैव एडेड वाटर टू इट, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी. दिस इज द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, बट मोलर कंडक्टिविटी इतने टाइम्स इंक्रीज होगी. इसको पीछे खींचोगे तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के साथ. किसने दिया बेटा ये ग्राफ हमें? दिस ग्राफ. ये KCl, अगर मैं HCl का बनाना चाहूं, क्या कहते हो, इससे नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? डेफिनेटली ऊपर बनेगा. क्यों? HCl एंड KCl में ये वाला जो आयन है इसका साइज क्या है? छोटा. जितनी चीज छोटी होती है उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा. उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा भागेगा.
जितना ज्यादा दौड़ेगा उतनी बिजली की कंडक्शन ज्यादा होगी। तो ये ग्राफ है आपका डेबाय हक्कल, डेबाय हक्कल ऑन सैगर्स इक्वेशन विच वाज, क्या थी बेटा, दैट इज लैम्डा m at any concentration is equals to lambda m at infinity minus b root c. This is your intercept, this is your x-axis, this is your y-axis. So हमारे पास this is Debye-Huckel on Sager's equation, जिन्होंने ग्राफ के जरिए ये प्रूव किया कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। ऐसा ही ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या बना बेटा हमारे पास, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रूट सी वर्सेस लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ 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 ऐसा निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर योर CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ग्राफ इनकैपेबल था क्या कर बताने के लिए, क्योंकि इधर को इधर आते आते बेटा क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे आके ये नहीं जुड़ा। इस ग्राफ का ड्रॉबैक ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कि ये लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू हमें नहीं प्रोवाइड कर सका। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for weak electrolytes we will not able to get by using Debye-Huckel on Sager equation। हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ हमें जेन्युइन मिल गया, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक और साइंटिस्ट को यहाँ पे सीन में उतरना पड़ा, दैट वाज कोलरोश, ठीक है। ये हमारे पास नहीं दे सका किस चीज की इंफॉर्मेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं बता सका। यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट को आना पड़ा, दैट वाज कोलरोच, ठीक है। तो वी हैव अनदर साइंटिस्ट दैट इज कोलरोच लॉ। कोलरोच लॉ जो है वो डील करता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो क्या है ये लॉ, क्या बताता है हमें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन KCl, ठीक है, इसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो किसके बराबर होगी बेटा, इट विल स्प्लिट टू प्रोवाइड यू व्हाट, इट विल स्प्लिट अप टू प्रोवाइड यू K पॉजिटिव आयंस प्लस इट विल गिव यू कौन सी आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे ये स्प्लिट होगा, इसको मुझे किस सिचुएशन में लेके जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लेके जाना पड़ेगा मुझे। इसमें इतना ज्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा कि दोनों आयंस एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना लें, ये इसके काम में कोई इंटरफेरेंस शो ना करे और ये इसके काम में कोई इंटरफेरेंस शो ना करे। तो कोलरोच जी ने कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete, when dissociation is complete मतलब आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया वो पूरे का पूरा आयंस में टूट गया। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete, when dissociation is complete, each ion हर एक आयन क्या करेगा, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट
contribution towards its molar conductivity, towards its molar conductivity, lambda m लिख देती हूँ बेटा मैं, that is lambda m। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेअंत पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो उस टाइम होगा क्या, हर एक आयन एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना लेगा, मैक्सिमम दूरी बना लेगा, तो एक का और दूसरे का, दोनों के काम में कोई इंटरफेरेंस एक दूसरे की नहीं होगी, हर एक आयन इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देगा। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, नो आयन मेक्स एनी इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स वर्क, एंड वहां पे हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हर आयन का लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। ठीक है, so each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of an electrolyte। for example अभी हमने lambda m at infinite dilution KCl का फाइंड आउट किया, किसके बराबर आया, lambda m at infinite dilution K पॉजिटिव आयंस। अगर हमारा KCl टूटेगा बेटा, KCl टूट के हमें एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन देगा, तो यहाँ पे lambda m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव आयंस। पर अगर मैं उसकी बजाय ये ले लूं, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड लूं सपोज, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड टूट के क्या देगा बेटा, मुझे देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, एक एल्यूमिनियम आयन देगा, 3 क्लोराइड आयंस मुझे देगा। यहाँ पे एक सेकेंड, हमारे पास इफ आई हैव टेकन AlCl3, it will split to produce Al3 positive plus 3Cl negative ion। तो इसकी अगर मुझे कॉलरश लॉजी के अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखनी पड़े, व्हाट विल बी दैट, lambda m at infinite dilution for AlCl3, it will be is equals to lambda m at infinite dilution। मेरे पास क्या मिला, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल लैम्डा m, किसके बेटा जी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव के। तो यहाँ से इक्वेशन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस, पहले कैटाइन के लिख लो, लैम्डा m फॉर कैटाइन, what is V1 representing count of number of ions, ठीक है, प्लस V2, ठीक है, V2 lambda m at infinite dilution definitely for anion, for anion, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलरश लॉ है, कॉलरश लॉ ने हेल्प की हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका न्यूमेरिकल। ओके, सो व्हाट इज दिस मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, for sodium acetate। what is sodium acetate, sodium acetate का फॉर्मूला बेटा क्या है, that is CH3COONA। टूटेगा किसमें, it will split to produce CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट आयंस की दी, कितनी, दैट इज 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद ही बेटा HCl की, HCl will split to produce what, HCl किसमें टूटेगा आपका, HCl will split to produce H positive plus Cl negative ions। इसकी कंडक्टिविटी आपको दी, दैट इज 425.9। उसके बाद दे हैव गिवन यू सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। इन तीनों की कंडक्टिविटी हमें देने के बाद
क्वेश्चन इज डिमांडिंग व्हाट, इसकी है बेटा 126.4, ठीक है। इन तीनों की कंडक्टिविटी हमें देने के बाद वो द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू सॉल्व कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of acetic acid at infinite dilution। तो एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, व्हाट इज एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। अगर ये स्प्लिट होगा तो कौन से आयंस देगा आपको, दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, अब एक काम करें, मुझे चेक करके बताएं कि जो आयंस एसिटिक एसिड में पड़े हैं वो हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट में से मिल रहे हैं, ये हमें चाहिए। इसमें आयन पड़ा है एक ये, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा आयन चाहिए हमें बेटा जी ये, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज हमें चाहिए उनको ऐड कर लो, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन जो हमें नहीं चाहिए, यहां से हमें इसकी कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, हमें इसकी कंडक्टिविटी भी नहीं चाहिए, मतलब इसकी कंडक्टिविटी भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व इट। हमें चाहिए सोडियम एसीटेट में से एसीटेट आयंस की, HCl में से प्रोटॉन्स की, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस की कंडक्टिविटी को ऐड कर दें, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH will be is equals to molar conductivity at infinite dilution of CH3COONA plus molar conductivity at infinite dilution of HCl, and what you don't need over here is conductivity of sodium and chloride ions। तो इसमें से molar conductivity at infinite dilution of NaCl को क्या कर दें बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दें। सो पुट इन ऑल द वैल्यूज, डू इट बाय योर हैंड, सिंपल प्लस माइनस ही तो है। तो सोडियम एसीटेट इज 91, इसमें ऐड करोगे 425.9 एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 126.4, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो this was your Coleridge law, उसकी एक application we have done, how to find out the conductivity of weak electrolytes, that is we have done for sodium acetate, एसिडिक एसिड, HCl, इनकी कंडक्टिविटी गिवन थी, इसकी आपको निकालनी थी। तो आप इक्वेशंस बना लें, चेक इट आउट किन किन आयंस की आपको रिक्वायरमेंट है उनको ऐड कर दें, जिसकी नहीं रिक्वायरमेंट उस इक्वेशन के आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम हियर।